हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग अ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का फार्माकोलॉजी थर्ड का यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और यूनिट फर्स्ट में मैंने आप लोग को बताया है कि टोटल 10 चैप्टर पढ़ने हैं। 10 चैप्टर में से हम लोगों ने 3 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। एंटी एस्थमेटिक ड्रग, ड्रग यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी एंड एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव, ये 3 लेक्चर में 3 चैप्टर टोटल कंप्लीट कर दिए हैं। और इसमें हम लोग को अभी 2 चैप्टर यहाँ पे जो है नेजल डिस्कॉन्गुलेंट, उसके बाद रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, ये 2 लेक्चर 2 चैप्टर जो आप लोग के हैं उसको आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे किसी भी तरीके से। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है या फिर नॉर्मल हो सकता है, तो ध्यान से पूरा टोटली देखिएगा। कहीं पे किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि नेजल डिकॉन्गेस्टेंट क्या होता है, रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट क्या होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आप लोग को नेजल डिकॉन्गेस्टेंट, तो आप लोग को यहीं से थोड़ा इसका डिफिनीशन अगर बताना चाहता हूँ तो इसके नेम से ही आप लोग को मैं इसका डिफिनीशन समझा सकता हूँ। कैसे, देखिए, नेजल मीन्स हो गया नोज, ठीक। डी मीन्स हो गया डिलीट होना, रिविम होना, ठीक। और कॉन्गेस्टेंट मतलब होता है जाम होना। जैसे हमारे नाक में कोई भी चीज़ जाम हो गया है जिससे हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कि हमारी नाक में सर्दी हो गया है, जुकाम हो गया है, उसके कारण हमारा नाक जाम हो गया है, हम अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं, सोने में भी दिक्कत हो रही है, तो उस टाइम हमें कोई ऐसी दवा डाल देना चाहिए, ऐसी दवा हम उसमें डाल दें जिससे मतलब जिसको डालते ही तुरंत हमारे नाक में आराम मिल जाए, हमारा जो नाक जाम है वो खुल जाए, सांस लेने में जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो जाए, ठीक, वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए। उसी को हम लोग कहते हैं नेजल डिकॉन्गेस्टेंट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये आप लोग को जी पूरी बात यहाँ पे करना है, ये हमारे नाकों के बारे में ही बात करना है। क्या होता है नेजल डिस्कॉन्गेस्टेंट? नेजल मीन्स हो गया नोज। जब हमारी नाक में, जैसे जब हमारी नाक जाम हो जाता है सर्दी जुकाम के कारण और हम अच्छे तरीके से सांस भी नहीं ले पाते हैं, सो भी नहीं पाते हैं, तो उसमें ऐसी दवा डाल दीजिए जिसको डालते ही हमारा नाक खुल जाए और तुरंत ही सांस लेने की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। सो नहीं पा रहे थे, सांस लेने लगेंगे अच्छे तरीके से तो नींद भी लगेगी। तो जो दवा डालते हैं और हमारा ठीक हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, उसी दवा को कहते हैं हम लोग नेजल डिकॉन्गेस्टेंट, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। स्ट्रक्चर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे मैं बना दिया हूँ नेजल, ठीक, नोज का स्ट्रक्चर बना दिया हूँ। यहाँ से देखिए हमारी नाकें जो बहती हैं ऐसे दिखाई देता है, ठीक, रनिंग नोज जिसे बोलते हैं। देखिए क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले लिखेंगे पहला पॉइंट, नेजल डिकॉन्गेस्टेंट आर दोज ड्रग। नेजल डिकॉन्गेस्टेंट एक ऐसा ड्रग होता है जो कि बेस्ट होते हैं, यूज किए जाते हैं फॉर दी कंजनसेशन ऑफ नेजल एक्टिविटी इन कोल्ड कफ सिरप, ठीक, सर्दी जुकाम में ये यूज किया जाता है। एंड नेजल डिकॉन्गेस्टेंट आर बेसिकली अल्फा एगोनिस्ट एंड अल्फा रिसेप्टर इज प्रेजेंट होते हैं किसमें, नेजल एपिथेलियम में। और जब एंड व्हेन द ड्रग इज बाइंड, और जब हमारा ड्रग बाइंड करता है अल्फा रिसेप्टर से, तब दे काज दी वैसो कंस्ट्रक्शन, तब यहाँ का वेसल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं आप नेजल एपिथेलियम एंड ब्लड वेसल्स एंड विच रिलीफ। और तब हमें जो वेसल्स होते हैं, वैसो होते हैं, वो वेसल्स जो होते हैं डायलेट हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जिससे हमारे नोज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं। आप लोग देखते हैं वहाँ पे ऐसे फूल जाते हैं जिससे हम सांस ले नहीं पाते हैं और दिक्कत होता है। तो इससे हमारा वेसल्स जो होंगे वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे ऑफ द नेजल एपिथेलियम ब्लड वेसल्स, और तब हमें रिलीफ मिल जाएगा रनिंग नोज से, ठीक, और सांस लेने में भी आराम मिल जाएगा, आसानी से सांस लेंगे, आपका जो नाक जाम था वो भी ठीक हो जाएगा। विच रिलीफ दी रनिंग नोज, और रनिंग नोज से हमें क्या हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग। तो कौन कौन से ड्रग होते हैं, इट इज ए क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग 2 टाइप्स। कौन कौन से हो गए, एफीहेड्रिन हो गए, इसको ओरली भी होते हैं और नेजल स्प्रे के द्वारा भी यूज करते हैं। तो एफीहेड्रिन हो गया, स्यूडो एफीहेड्रिन हो गया एंड फेनिल एफीहेड्रिन हो गया, ये सब ओरली दिया जाता है। और नेजल स्प्रे के द्वारा जो मार्क किया जाता है वो क्या होता है, ऑक्सीमेथाजोलिन हो गया एंड एक्सलोमाइलोजिन हो गया, एक्स्ट्रालोजिन। थोड़ा सा इसका जो नेम है वो थोड़ा सा हार्ड है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जो तीसरा है वो है नेफोजोलिन,
तो ये 2-3 है जो कि नेजल स्प्रे है और ओरली भी यहाँ पे दिया गया। मोड ऑफ एक्शन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर को देखिए और समझिए, और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे जो बीच में हमारे होते हैं, तो यहाँ से ब्लड सप्लाई होता है अंदर, ठीक। जो यहाँ पे बना हुआ स्ट्रक्चर, इसी में नोज में हमारे होते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए ब्लड की सप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, अल्फा रिसेप्टर है, ठीक, अल्फा 1 रिसेप्टर है, जो कि यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, सेल में म्यूकस हमारा यहाँ पे सेल में रिलीज हो रहे हैं, ठीक, म्यूकस रिलीज हो रहे हैं। और जब म्यूकस हमारा ज़्यादा रिलीज होने लगेगा, अभी तो देखिए थोड़ा थोड़ा रिलीज हो रहा है, जब हमारा म्यूकस जो है वो ज़्यादा रिलीज होने लगेगा तो लिक्विड के फॉर्म में हमारे नोज में आके यहाँ पे भर जाते हैं, ठीक। नोज में आके यहाँ पे पानी की तरह भर जाते हैं और धीरे धीरे करके नाक से बाहर निकलने लगते हैं, नोज से बाहर निकलने लगते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं रनिंग नोज हो रहा है, नाक बह रहा है, ठीक। यही प्रोसेस होता है कि जब म्यूकस यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, रिलीज ज़्यादा होने लगेगा, तो नोज यहाँ पे पानी की तरह भर जाता है और धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रनिंग नोज हो रहा है, ठीक। तो यही मोड ऑफ एक्शन है। इसके बारे में कैसे लिखेंगे, इन द नेजल एपिथेलियम द नेजल ब्लड वेसल्स ऑन द ब्लड वेसल्स म्यूकस द मास्ट सेल आर प्रेजेंट, ठीक। मास्ट सेल में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं मास्ट सेल में, ठीक। आगे देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट और लिखेंगे। ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन कंडीशन, इन्फ्लामेशन कंडीशन के दौरान जब म्यूकस रिलीज होते हैं सेल में, एंड द रिलीज ऑफ ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स भी रिलीज होते हैं, सप्लाई होता है इंक्रीज एंड डिस्चार्ज द म्यूकस साइज इंक्रीज। काज, उसका कारण जो होता है मैंने आप लोग को बताया है कि जैसे हमारा म्यूकस रिलीज हो रहा है, अब वही म्यूकस ज़्यादा रिलीज होने लग गया, बढ़ जाएगा, म्यूकस का रिलीज बढ़ जाएगा, तो रनिंग नोज का कारण होता है और उसे बोलते हैं कि रनिंग नोज कर रहा है, ठीक। वेसल्स भी हमारे जो होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे हमारे नाक भी जाम हो जाते हैं। एंड व्हेन द ड्रग नेजल डिकॉन्गेस्टेंट गिवन देन बाइंड होता है किसके साथ, अल्फा 1 रिसेप्टर के साथ, और रिड्यूस होते हैं द साइज ऑफ ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के साइज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं बाय द किसके द्वारा, वैसो कंस्ट्रक्शन के कारण। वैसो कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है, देखिए वैसो मीन्स हो गया वेसल्स और कंस्ट्रक्शंस मीन्स हो गया कंट्रैक्ट हो गया। वेसल जो हमारा है वो कंट्रैक्ट हो गया, कंट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ गया, ठीक। वैसो कंस्ट्रक्शन रिड्यूस द साइज ऑफ म्यूकस, और म्यूकस की साइज क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है म्यूकस सेल, ठीक। म्यूकस सेल के जो होते हैं साइज वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। सो द नेजल डिस्चार्ज इज रिड्यूस, बाइंड होता है और हेल्प करता है डिकॉन्गेस्टेंट ऑफ नेजल, ठीक। अब थोड़ा सा इसका हम लोग एडवर्स इफेक्ट बात कर लेते हैं, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है, तब बात करेंगे अगले चैप्टर की। तो देखिए, इसमें एक होता है ओरली दिया जाता है, एक लॉन्गर टाइम के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो क्या क्या ओरली में है, आइसोमेनिया हो गया जो कि डिफ़िकल्ट होता है, सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और ट्यूमर हो गया, नेजल इरिटेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा नाक में इरिटेशन होता है। लॉन्गर यूज क्या होता है, एट्रोपी इन नेजल म्यूकोसा हो गया, डिफ्यूजन ऑफ रिसेप्टर हो गया, लॉस ऑफ स्मेल हो गया, एंड एनोसोमिया। ये कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट हो गए। उसके बाद हम लोगों ने मोड ऑफ एक्शन भी देख लिया और इसका क्लासिफिकेशन भी डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि नेजल कंगेस्टेंट क्या होता है और इसमें क्या क्या है। देखिए, चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं, चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर आप लोग ध्यान से यहीं से पकड़ लेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक, इसके टॉपिक से ही आप लोग इसके पूरे डिटेल लिख लेंगे। लेकिन अगर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप लोग कहीं भी नहीं कंफ्यूज होंगे। इसका मतलब समझ जाएंगे ना, तो आप लोग अपने से ही बना के लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और इससे आप लोग कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं, कैसे हमारा क्या होता है, वेसल्स डायलेट हो जाते हैं जिससे हमारे नाक जो होते हैं जाम हो जाते हैं, उसको कंट्रैक्ट करने के लिए, सिकोड़ने के लिए दवा दिया जाता है जिससे हमारे नाक जो होते हैं रिलीफ मिलता है, जिससे हम लोग का कहते हैं नेजल डिकंगेस्टेंट, ठीक। तो यही टोटल प्रोसेस था हम लोग का, यही चैप्टर इसमें पढ़ना था, चौथा चैप्टर में नेजल डिकंगेस्टेंट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 5वें चैप्टर की, जो कि 5वां चैप्टर आप लोग का है रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट, ठीक। तो अब आप लोग यहाँ से बात करिए कि रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट क्या होता है। पहले आप लोग यहाँ से जब समझेंगे तो आप लोग पूरा लिख लेंगे इसके बारे में, लेकिन यही नहीं समझेंगे कि क्या है रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट तो नहीं पकड़ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले हिंदी में समझते हैं क्या होता है।
तो देखिए, जब किसी भी बीमारी में हम सांस नहीं ले पाते हैं, अब मैं क्यों बोला किसी भी बीमारी में, केवल सर्दी जुकाम की वजह से ऐसा नहीं होता है कि आप लोग सांस नहीं ले पाते हैं। मैंने अभी आप लोग को एंटी अस्थमेटिक ड्रग में ही बताया है कि अस्थमा होता है, अस्थमा में आप लोग सांस नहीं ले पाते हैं। कहाँ दिक्कत होता है? ब्रोंकाई में दिक्कत होता है, जो कि ट्रैकिया के दोनों तरफ एक मसल्स होते हैं जो कि होता है ब्रोंकाई स्मूथ मसल्स। अब वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है और म्यूकस ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं, तो क्या होता है, हम सांस अच्छी तरीके से नहीं ले पाते हैं, हमारा गला जाम हो जाता है। और मैंने एक बताया है, कौन सा बताया है? ड्रग यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी, ठीक, वहाँ पे भी बताया था कंजेस्टेंट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, वहाँ पे भी आप लोग को मैं बताया था कि कैसे कैसे होता है, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। तो हर चैप्टर देखे रहेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जब किसी भी बीमारी में मान लीजिए हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है उसकी कैपेसिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है, और लंग्स की कैपेसिटी भी घट जाती है, तो हम प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं। और उस केस में हम रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट का ड्रग दिया जाता है, जिससे हमें रिलीफ मिलता है। सांस लेने में दिक्कतें जो थी उससे हमें रिलीफ मिलता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, जो मैं बताया हूँ वही यहाँ पे लिखना है, रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट। रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट या फिर इसको कह सकते हैं एनालेप्टिक आर गिवन व्हेन द टाइडल वॉल्यूम कैपेसिटी एंड लंग वॉल्यूम कैपेसिटी डिक्रीज। जब टाइडल वॉल्यूम की कैपेसिटी और लंग की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है और ब्रीदिंग डिफिकल्ट होता है, तब इसको एपीआर किया जाता है और ये दिया जाता है, ठीक। रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट या फिर एनालेप्टिक आर गिवन दिया जाता है जब हमारा ये टाइडल वॉल्यूम कैपेसिटी और लंग की कैपेसिटी और टाइडल वॉल्यूम की कैपेसिटी जब हमारा क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, तब रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट का ड्रग दिया जाता है, जिससे हमें रिलीफ मिलता है, ठीक। सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, इसके लिए दिया जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कहीं पे किसी कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताना, लेकिन आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो वीडियो को एक बार आराम से पीछे करना, फिर मैं जो बोला हूँ उसको एक बार फिर से सुनेंगे तो आप लोग का तैयार हो जाएगा, ठीक। चलिए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो इट इज ए क्लासीफाई इनटू 4 and 5 टाइप, ठीक, 4-5 टाइप की ये होते हैं। तो क्या क्या होगा, डाइजीफैम हो गया, उसके बाद निकेटामाइड हो गया, थियोफिलिन हो गया, कैफीन हो गया, डोक्सोप्रोम हो गया। तो ये 4-5 इसके क्लासिफिकेशन है, तो इसको आराम से लिख लीजिएगा। अगर इसके बारे में डिटेल लिखना है तो 2-2 3-3 लाइन इसके बारे में भी डिस्कस कर देना, ठीक, नहीं तो बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए, ठीक। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। डोक्सोप्रेम क्या होता है, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। चलिए एक देख लेते हैं, और आप लोग अगर हो पाएगा तो इसको सॉल्व कर लेना, इसके बारे में थोड़ा बहुत 2-2 लाइन लिख देना, नहीं तो बस इतना क्लासिफिकेशन ठीक है इसके लिए, ठीक। चलिए देख लेते हैं, हेडिंग डालिए आप सभी लोग, डोक्सोप्रेम। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे डोक्सोप्रेम। ये एक्ट करता है ब्रेन स्ट्रीम पर एंड स्पाइनल कार्ड पर, एंड रिस्पायरेटरी एंड वैसोमोटर सेंटर जो होता है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम को, ठीक। अब मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो इसका इंक्रीज होता है कीमो रिसेप्टर एंड कैरोटिड बॉडीज में, ठीक। कैरोटिड बॉडीज में कीमो रिसेप्टर जो होता है वो इंक्रीज होता है, एंड सीएन ट्रांसमीटर भी इंक्रीज होते हैं। तो हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे ब्रोंकाई में हमारा क्या होता है, रिलैक्स मिलता है। ये हो गया इसका मोड ऑफ एक्शन। आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो देखिए एडवर्स इफेक्ट इसका है, न्यूसिया होता है, उसके बाद रेस्टलेस हो गया, कफ हो गया, हाइपरटेंशन की वजह से होता है, टैकीकार्डिया होता है, ठीक। यही सब इसके बारे में लिखना है, एडवर्स इफेक्ट, मोड ऑफ एक्शन, डोक्सोप्रेम। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है, क्या ख़त्म किया है, आप लोग अपना सिलेबस निकाल लीजिए एक बार फिर से, और आप लोग अपने सिलेबस में कहीं पे जहाँ पे आप लोग नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे टिक लगा लीजिएगा कि यूनिट फर्स्ट का 5 चैप्टर हम लोग टोटल क्या कर लिए हैं, कंप्लीट। 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी स्टार्ट करेंगे। इसमें भी 5 चैप्टर हैं, बहुत जल्द इसको भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक। तो चलिए अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग सभी लोग ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहीं पे मैं पीडीएफ बना के सभी अपने नोट्स को शेयर करता रहता हूँ, ठीक। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।